गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर। आइए आज जो साइंस है जंतुओं में जनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, उसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आज कुछ और सीखते हैं, नए टॉपिक्स, कुछ नई जानकारियाँ हासिल करते हैं। ठीक है, आज हम लोग 4-5 चीज़ों की चर्चा करेंगे, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए वीडियो में। ठीक है, अंत तक देखिए, आपका जो भी डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आज हम लोग किस किस चीज़ को जानेंगे। देखिए, सबसे पहला तो हो गया निषेचन। ठीक है, निषेचन को समझेंगे। दूसरा कायांतरण, क्या समझेंगे? कायांतरण। ओके, ये भी समझेंगे। तीसरा है IVF। ठीक है, इसको समझेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो मैं उसमें बता दूंगा। ये हो गया। चौथा जो है वह है क्लोनिंग। क्या है? क्लोनिंग। समझ गए? और एक चीज़ को समझते हैं, भ्रूण का विकास। भ्रूण का विकास। ठीक है, चलिए समझते हैं। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, और इसको पांचवा हम लोग पढ़ेंगे ऐसे करके। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, अभी आप जान गए कि जो नर जनन कोशिका होती है वो क्या होती है? फटाफट, शुक्राणु। और जो माता जनन कोशिका है वह क्या है? अंडाणु। ठीक है, चलिए चित्र बनाते हैं। निषेचन, और इसी में आगे हम लोग और देखेंगे, रुक जाइए। चलिए, निषेचन, अंडाणु। ठीक है, ये हो गया शुक्राणु। ठीक है, ये क्या है? शुक्राणु है, मतलब नर जनन कोशिका। और इधर है अंडाणु, मतलब मादा जनन कोशिका। मेल रिप्रोडक्टिव सेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। समझ गए? मादा जनन कोशिका और नर जनन कोशिका। ये जो है आगे इसमें होता है, क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। ये क्या हुआ? अर्ध मतलब आधा, सूत्री मतलब गुणसूत्र। मतलब एक अंडाणु, एक जो मादा जनन कोशिका होती है उसमें टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। ठीक है, और शुक्राणु में भी एक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं 46 गुणसूत्र? ये होते हैं ऐसे, 22 प्लस x एंड 22 प्लस y। ठीक है, ये हो गए। इसमें 22 प्लस x एंड 22 प्लस x। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें दोनों में x। यस, क्योंकि ये एक ही तरह के होते हैं, इसलिए ये दो तरह के गुणसूत्र हैं यहाँ। एक है ये जो 22 है, इसको हम लोग बोलते हैं कायिक गुणसूत्र। कौन सा गुणसूत्र? कायिक गुणसूत्र। ठीक है, और ये जो XX है इसको बोलते हैं हम लोग लिंग गुणसूत्र। कौन सा गुणसूत्र? लिंग गुणसूत्र। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑटोसोम, ऑटोसोम्स, और इसको सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स। ओके, इसी तरह इधर भी होगा। जो 22 है वो क्या हो गया? कायिक गुणसूत्र। और x और y, क्योंकि इसमें जो ये लिंग गुणसूत्र है वो उसकी साइज, वो थोड़ा सा अंतर होता है उसमें, इसलिए ये दो तरह के हो गए इसमें लिंग गुणसूत्र। किसमें? पुरुषों में, मतलब शुक्राणु में। ठीक है, यहाँ से आधा जो है गुणसूत्र का विभाजन होता है, यहाँ से भी आधा गुणसूत्र का विभाजन हो जाएगा। तो आधा जब टुकड़ा आ जाता है तब उसको बोलते हैं नर युग्मक। ठीक है, नर युग्मक मतलब मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स। और इधर से जब हुआ तो आधा तो हो गया मादा युग्मक। समझ गए? मादा युग्मक मतलब फीमेल गैमेट्स। समझ गए? अब ये दोनों आ गए, ये दोनों
नर युग्मक मादा युग्मक मतलब समझ लीजिए कि शुक्राणु और अंडाणु का संयोजन हो गया, मतलब फ्यूजन हो गया, संलयन हो गया, जुड़ गया, तो एक नई कोशिका का निर्माण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं युग्मनज। युग्मन मतलब जुड़ना, जोड़ा बन जाना, ठीक है। तो युग्मनज हो गया, समझ गए। युग्मनज बना, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? जायगोट। जायगोट, यही जायगोट यहाँ तो अर्धसूत्रीय विभाजन से हुआ, लेकिन युग्मनज बनने के बाद जब फिर कोशिका का उसमें विभाजन होता है, क्योंकि अब वो जायगोट जो है एक कोशिका है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से आगे और बढ़ेगा ना, तभी तो वो आगे जा कर के क्या बनेगा? एम्ब्रायो। क्या बनेगा? एम्ब्रायो, जिसको बोलते हैं भ्रूण, ठीक है। और यह एम्ब्रायो आगे जा कर के फिर बन जाता है गर्भ, ठीक है, गर्भ बन जाता है, और ये आगे जा कर के फिर बेबी बन जाता है, मतलब शिशु बन जाता है, समझ गए। ऐसे होता है। अब देखें कि यहाँ पे ये 2 तरह के हो गए, समझ गए। यदि इससे आएगा एक पार्ट 22 + x, क्या आया? 22 + x, और इधर से भी आया 22 + x, ये पार्ट ऊपर वाला, तो ये किससे मिलता जुलता है? ध्यान से देखें, 22 + x और फिर 22 + x किससे मिलता जुलता है? इससे, मतलब ये जो इस युग्मनज से जो बच्चा बनेगा वो होगा लड़की, क्योंकि यह मादा से मिलता जुलता है। देखिए, मादा से मिलता जुलता है। यदि यहाँ पे आया नीचे वाला ये 22 + x, और इससे आया 22 + y, ये किससे मिलता जुलता है? ये तो मिलता जुलता है नर से। इसका मतलब कि यह जो बच्चा आगे बनने वाला है वह लड़का होगा, समझ गए। तो क्या चीज़ किस पर डिपेंड कर रहा है कि लड़का होगा या लड़की? वो डिपेंड करता है ये लिंग गुणसूत्र, इस पर डिपेंड करता है, इसी पर निर्भर करता है। यही कारण है कि घर में माँ जो है वह बच्चा जो पैदा करे वह लड़का हो या बेटा हो, यह डिपेंड करता है पिता पर, माता पर नहीं। क्यों? क्योंकि माँ के पास तो प्रकृति ने, भगवान जी ने, ईश्वर ने, खुदा ने, जो भी अल्लाह गॉड, उन्होंने सिर्फ लिंग गुणसूत्र में इनको तो एक ही तरह का दिया है, वो है x, लेकिन पुरुषों में है x और y, अलग अलग है। तो इससे जब y वाला लिंग गुणसूत्र आएगा तभी तो वह लड़का होगा, तभी तो वह जो है बेटा होगा। तो यह कब आएगा, क्या करेंगे? तो भगवान की पूजा करेंगे तो बेटा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो ऑटोमेटिक, वो भगवान की कृपा से वो नेचुरल होता है। अभी तक जो है औकात नहीं हो पाई है वैज्ञानिकों की यहाँ तक पहुँच सके कि इसको सेलेक्टिव ढंग से पैदा कर सकें, ठीक है। हाँ, जब बच्चा गर्भ में आ गया उसमें अल्ट्रासाउंड वगैरह टेस्ट करके ये जान लेता है कि अंदर में बेटा है या बेटी, और यदि बेटी रहती है तो बहुत जगह में इसको मार दिया जाता है, जो कि बहुत ही गलत बात है। हमें इसका विरोध करना चाहिए। हम यंग जनरेशन हैं तो इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये खतरनाक ये संस्कृति है। ये संस्कृति नहीं, ये संस्कृति के नाम पे विकृति है, ठीक है। तो आप समझ गए। अब एक सवाल और यहाँ आता है कि जुड़वा बच्चे कैसे हो जाते हैं, ठीक है, जुड़वा बच्चे कैसे हो जाते हैं। तो बताता हूँ कि ये युग्मनज, मान लीजिए ये युग्मनज अब आगे डेवलप करेगा, एक बच्चा बनेगा। यदि किसी कारण से यही युग्मनज 2 पार्ट में बंट जाए, ठीक है, और 2 वो अपना इंडिविजुअल फिर डेवलप करने लगे, तो चूँकि एक ही युग्मनज से 2 बना है, ठीक है, और फिर दोनों विकसित होने लगा, ग्रोथ करने लगा, तो वो यदि इस रूप में था तो 2 जुड़वा बेटी होगी, यदि इस रूप में था तो 2 जुड़वा बेटा होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जुड़वा तो है लेकिन एक जैसा नहीं है, उसके लिए अलग तरह की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है कि ऐसा हो सकता है कि एक अंडा है, ठीक है, एक अंडाणु है और 2 शुक्राणु हैं। कितने शुक्राणु हैं? 2 शुक्राणु हैं, समझ गए। ये दोनों जब इसमें अटैक करेगा तो फिर इसमें भी जुड़वा होने का चांस है। इसी तरह इसमें भी होता है। ये हो गया 2 तरह का।
और एक तीसरी स्थिति होती है जो कि बड़ी ही खतरनाक स्थिति होती है कि जुड़वा बच्चा अंदर में बनने वाला है, लेकिन किसी कारण से उसका समुचित रूप से बढ़िया से टूटन नहीं हुआ, उसमें विखंडन नहीं हुआ, वो जुड़ा हुआ रह गया। तो आपने लाले और ऐसे ही कुछ 2 बहनें थीं या कई आपने घटनाएं सुने होंगे जो कि या तो शरीर से जुड़ा रह सकता है या तो उसका माथा सटा हुआ रह सकता है। ऐसी घटनाएं हुई हैं हमारे इस धरती पर, तो वही होता है। तो उनका ऑपरेशन किया जाता है यदि संभव होता है, और नहीं तो फिर भी जीवन भर उसी तरह जुड़े हुए ही चलते हैं। तो अभी भी कई ऐसे जुड़वे बच्चे हैं जो कि जुड़े हुए हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं हैं, उनको काफ़ी दिक्कत होती है। और एक आपको बड़ी मज़ेदार बताऊं कि केरल में एक शायद कोंकणी जिला ऐसा कुछ है या गांव है जहां पे लगभग 300-400 जो है बच्चे हैं जो वो जुड़वा पैदा हुए हैं। पता नहीं वहाँ कुछ जेनेटिक कुछ अलग ढंग का है, आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल सकता है कि केरल का वह गांव या वह जिला बताएं जहाँ पे जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। तो ये वैज्ञानिकों के लिए एक शोध का विषय है, समझ गए। तो ये था निषेचन। तो निषेचन किसको बोलेंगे? जब शुक्राणु और अंडाणु का संलयन हो करके युग्मनज बनता है या जुड़ करके युग्मनज बनता है तो यह घटना निषेचन कहलाती है। यदि आप ऐसा लिखते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक का जब संलयन या जब कॉम्बिनेशन या फिर जुड़ता है तो युग्मनज बनता है, यह घटना निषेचन कहलाती है, समझ गए। फिर जुड़वा कैसे बनता है वो मैंने बता दिया। और युग्मनज के बाद भ्रूण बनता है, भ्रूण से फिर गर्भ होता है, गर्भ से वो शिशु जो है जन्म लेता है, समझ गए। ये हो गया, मिटा दो। Any doubt? Do you have any doubt? If you have any doubt, you can ask in the comment box. Okay? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं मिटा रहा हूँ उसमें टाइम बर्बाद हो रहा है, होने दो भैया, थोड़ा सा टाइम बर्बाद तो होना ही चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि निषेचन कितने प्रकार के होते हैं। निषेचन 2 प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल, ठीक है, और एक बाह्य मतलब एक्सटर्नल। एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन, ठीक है। आंतरिक को बोलेंगे इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, दिख रहा है? दिख रहा है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मीन्स निषेचन, निषेचन समझ गए। और ये आंतरिक, ये बाह्य क्या हुआ? देखिए, जब निषेचन की प्रक्रिया जो माँ के शरीर में मतलब माता या मादा के शरीर के अंदर हो, निषेचन की प्रक्रिया, तो इसको बोलते हैं आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ऐसा किस में हो सकता है? ऐसा होता है मुर्गियों में, हाथियों में, घोड़े में, बिल्ली में, बकरी में, कुत्तों में, मनुष्य में, ऊंट में, गधों में, जो भी है बड़े बड़े जानवर उस सब में होता है, ठीक है। ऐसे और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें मादा के शरीर में निषेचन नहीं होता है, मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक नहीं जुड़ता है? तो इसका एग्जाम्पल तो बता दिया, बाह्य निषेचन। वैसा निषेचन जो जिसमें निषेचन की प्रक्रिया जो है वो मादा के शरीर में न होकर मादा के शरीर के बाहर होता है। कहाँ पे होता है? जैसे कि हम एग्जाम्पल लें, मेढक, फ्रॉग्स और मछली, इन दोनों को हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। कौन से? मछली और मेढक। ये लोग क्या करते हैं, जो मादा मछली होती है वो अपना जो अंडाणु है वह निकाल के पानी में फैला देती है, और जो नर मछली है, ठीक है, नर मछली अपना जो शुक्राणु है वह भी पानी में फैला देता है। वो पानी में ही जुड़ जाते हैं और वहीं उसका युग्मनज बनता है, मतलब निषेचन प्रक्रिया जो है पानी में हुई, बाहर में, तो मछली के पेट के अंदर नहीं, ठीक है। वहीं वो अंडे का रूप लेता है, फिर अंडे से दूसरी मछली बनती है। और मेढक में भी यही होता है, जो नर मेढक होता है
पुरुष मेढक होता है वह अब अपना जो है शुक्राणु छोड़ देता है, और जो मादा मेढक होती है वह भी अपने अंडाणु छोड़ देती है पानी में, और पानी में वहीं पे निषेचन की प्रक्रिया होती है, युग्मनज बनता है और फिर उससे अंडे बनते हैं और फिर उससे नया मेढक जन्म लेता है। समझ गए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि निषेचन बाहर में होता है, चलो वो तो अच्छा है, लेकिन कई बार होता है दूसरे जानवर जो है उन अंडों को खा जाते हैं, तो उनसे उनका बच्चा फिर जन्म नहीं ले पाता है। और कई बार होता है बाढ़ वगैरह आती है तो उससे उनके अंडे नष्ट हो जाते हैं। या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि किसी आदमी ने जाल वगैरह फैलाया, मानव या फिर कुछ दूसरे जानवर द्वारा भी उसको नष्ट कर दिया जाता है। तो ये सब घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं जिसके कारण बाह्य निषेचन जो है वो उतना सुरक्षित नहीं रह जाता है, उसमें असुरक्षा रहती है। ठीक है, तो ये हो गया निषेचन। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। तो किस में जाएंगे? अब भ्रूण का विकास को पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि जब शुक्राणु और अंडाणु का संयोजन हो गया तो जायगोट बना, और जायगोट फिर आगे उसका कोशिका विभाजन होते जाता है तो क्या होता है, उसमें कोशिकाओं का समूह बन जाता है। कोशिकाओं का समूह बन जाता है, और इससे वो कई तरह के ऊतक बन गए। ठीक है, कई तरह के ऊतक बन गए, और ये कई तरह के ऊतक मिल करके भ्रूण का निर्माण करते हैं। ठीक है, वो जब विकसित हो गया, कोशिका समूह हुआ, कोशिका विभाजन हुआ तो उसमें कई कोशिकाएं बन गई, उससे ऊतकों का निर्माण हुआ। तो इस तरह जो एक विकसित हुआ उसका नाम है एम्ब्रायो या फिर भ्रूण। समझ गए। और यह भ्रूण में जब और विभाजन होता है और कई ऊतक बनते हैं, डेवलप होते हैं, तो अंग पहचानने योग्य हो जाते हैं। ठीक है, अंग पहचानने योग्य जब हो जाता है वह अवस्था तब कहलाता है वो गर्भ। क्या कहलाता है? गर्भ। ठीक है, तब वो गर्भ कहलाता है। और अल्ट्रासाउंड करके उसके बारे में तो वह बच्चा स्वस्थ है। अल्ट्रासाउंड का उपयोग किस लिए होना चाहिए? कि बच्चा स्वस्थ है कि नहीं, उसका हार्ट बीट सही चल रहा है कि नहीं। लेकिन आजकल लोग लिंग परीक्षण करवाया करते हैं। हालांकि अब समय थोड़ा सा बदल रहा है, लोगों की सोच भी बदलनी चाहिए। लोग लिंग परीक्षण कराते हैं कि यह पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है, क्या बेटी है या बेटा है। यदि बेटी है तो उन्हें मारा जाता है, और बेटा है तो उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया जाता है। और इसके नाम पे कई महिलाओं का, ढेर सारी महिलाओं, माताओं, बहनों का प्रताड़न होता है, उस पर अत्याचार होता है। ठीक है, तो ये गर्भ हो गया, और ये गर्भ फिर आगे जा कर के 9 महीने मतलब कि 270 से 280 दिन में ये शरीर के बाहर आ जाता है। तो इस दरमियान और क्या होता है, चलिए आपको मैं बताता हूँ। होता क्या है कि माँ के गर्भाशय में, जो माँ का गर्भाशय है, ठीक है, माँ का जो गर्भाशय है, ठीक है, यहाँ पे बच्चे का माथा जो है वो नीचे की तरफ होता है। माथा किधर होता है? नीचे की तरफ होता है। तो जब माँ के शरीर से योनि के माध्यम से जो बच्चा है वो बाहर निकलेगा, तो सबसे पहले उसका मुंह, नाक मतलब माथा ही बाहर आएगा। कभी कभी इन केस क्या होता है कि बच्चे का पैर नीचे हो जाता है, माथा ऊपर हो जाता है, तब इस स्थिति को कहा जाता है कि बच्चा जो है उलट गया है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो सबसे पहले माथा योनि मार्ग से माँ के शरीर से बाहर आने का बच्चा का जो नेचुरल रीजन है कि बच्चा पहली बार सांस लेगा, पहली बार मुंह खोलेगा, वो चिल्लाएगा, रोएगा। इस दुनिया में पहली बार वो सांस लेगा नाक से। लेकिन जब तक वो माँ के गर्भ में है, माँ के शरीर में है, तब तक वो सांस कैसे लेता है, वो खाना कैसे खाता है, इसके बारे में आइए मैं बताता हूँ। कि यह जो बच्चा है, बच्चे की जो नाभि है, ठीक है, नाभि समझते हैं? हाँ, यहाँ पे नाभि के पास से एक कॉर्ड लगी होती है, ठीक है, जो कि माँ से जुड़ता है। बच्चे के नाभि से माँ से जुड़ा हुआ एक कॉर्ड होता है जिसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। हिंदी में इसकी नहीं मालूम, बस अम्बिलिकल कॉर्ड याद रखें। इसी नली से जुड़ी होती है, यह नस से जुड़ी होती है। यह जब बच्चा शरीर से बाहर आ जाता है माँ का, तो इसको कैंची से या फिर नया ब्लेड से इसको काट करके उसमें गांठ बांध दिया जाता है, और वह गांठ जो है फिर धीरे धीरे सूख करके झड़ जाता है। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। और अम्बिलिकल
कॉर्ड में ही, ठीक है, एक छन्ना पत्रक होता है, मतलब छानने वाली चीज़ होती है। तो वो क्या होता है, देखिए इसी यही अम्बिलिकल कॉर्ड से हो करके रक्त जो है, मतलब ब्लड जो है बच्चा के शरीर में जाता है, माँ के शरीर से। आप जानते हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन जा करके कहाँ मिलता है, फेफड़े के बाद वो ब्लड में मिल जाता है, खून में मिल जाता है, ठीक है। उसी तरह जो भी आप खाना खाते हैं, सारा प्रोटीन, सारा न्यूट्रिएंट्स, जो सारा पोषक तत्व है वो कहाँ चला जाता है, वो ब्लड में ही चला जाता है। तो ब्लड में घुल मिल जाता है और ब्लड के ही माध्यम से बच्चे के पेट में चला जाता है, वहाँ से वह पचाता है। और पचाने के बाद जो भी उसको निकालना रहता है, फिर उसी ब्लड में वो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कोई अपशिष्ट पदार्थ हो, वह ब्लड में ही फिर वापस भेज देता है। तो यहाँ से 2 नलियाँ गुजरती हैं, समझ गए। इस अम्बिलिकल कॉर्ड से 2 नसें गुजरती हैं, एक से ग्रहण करने का काम होता है और दूसरा से भेजने का काम होता है। तो माँ से कौन सी नली से जुड़ा होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है। और ठीक है, तो ऑक्सीजन भी इसी से मिलेगा, क्योंकि खाना खाना है तो खाना पचेगा कहाँ से, पेट से। तो पेट में सीधे चला गया बच्चा का, मुंह से नहीं गया, समझ गए। और अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चे के शरीर में जो खाना जाएगा या फिर ऑक्सीजन जाएगा, जो भी ब्लड जाएगा, वो छन करके जाएगा, मतलब फिल्टर हो करके जाएगा। तो फिल्टर करने का काम कौन करता है, एक तस्तरी, एक प्लेट की आकृति की एक और संरचना होती है जो कि मांसपेशी जैसी होती है, बनी होती है, उसका नाम है अपरा। हिंदी में क्या बोलते हैं, अपरा, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं प्लासेंटा, समझ गए। प्लासेंटा, यह प्लासेंटा बड़े ही कीमती है, मतलब बड़े ही बहुमूल्य है, मतलब मूल्यवान है, इम्पोर्टेंस है इसका, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे छन करके कोई अपशिष्ट पदार्थ उसे वापस नहीं चला जाए, बच्चे के शरीर में वो छान लेता है। यहाँ तक कि ये जीवाणु को भी छान लेता है। माँ को यदि कोई ऐसी बीमारी हुई है जो कि जीवाणु से होता है, तो वह जीवाणु इस प्लासेंटा में छन जाता है, मतलब फिल्टर हो जाता है। लेकिन यदि माँ को कोई बीमारी वायरस से हुई है, विषाणु से हुई है, तो यह इतना ही पतला जाल इसमें नहीं है कि वह विषाणु को छान सके। यही कारण है कि माँ को यदि कोई बीमारी विषाणु से हुई है, वायरस से हुई है, तो बच्चे को होने का चांस रहता है। जैसे कि एड्स वायरस से होती है बीमारी, तो बच्चे को भी चांस है कि बच्चे को भी वायरस, वो एड्स बीमारी हो सकती है। क्यों? क्योंकि प्लासेंटा से छन करके जाता है ब्लड बच्चे के शरीर में। तो प्लासेंटा जो है विषाणु जो है जीवाणु से भी और पतला होता है और सूक्ष्म होता है, इसलिए वह उसको छान नहीं सकता है, समझ गए। यही कारण है। तो इस तरह से बच्चे का जन्म होता है और ऐसे ही बच्चे को जो है पोषक तत्व या फिर पोषण मिलता है, समझ गए। अब आते हैं अगली चीज। ये काया दूसरा हो गया। अब कायांतरण को समझते हैं। काया मतलब होती है शरीर, उसमें बदलाव आ जाना। हम लोग जब बच्चे होते हैं सॉरी जब हम लोग बच्चे होते हैं तो हमारे 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 आँखें होती हैं, ठीक है, 2 कान होते हैं। क्या बाद में जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हमारे कान 4 हो जाते हैं क्या? हमारे हाथ 4-5 हो जाते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अंग पहले से विकसित हैं वही के वही ही रहते हैं। लेकिन यदि मेढक की बात की जाए या फिर तितली की बात की जाए या फिर रेशम कीट की बात की जाए, तो ऐसे कुछ जंतु हैं जो जन्म के समय अंडे के रूप में होते हैं, उसमें फिर कुछ उभार आता है, वो फिर थोड़ा सा बड़ा बनता है, वो टैडपॉल बन गया, ठीक है। पहले अंडे बने, क्या बने? अंडे से फिर टैडपॉल में भी 2 स्थिति, एक बंद स्थिति और एक खुली स्थिति, ठीक है, टैडपॉल। और फिर टैडपॉल से आगे कैटरपिलर, ठीक है, हो सकता है कैटरपिलर हो, और यहाँ से फिर वयस्क मेढक या वयस्क तितली, या फिर मैंने जवान बड़ा जो है मेढक हो सकता है, बड़ा रेशम कीट हो सकता है। तो इसमें नए नए अंग उगते जाते हैं। यहाँ अंडे में कुछ है, टैडपॉल जब बना तो उसमें फिर कुछ नए अंग आ गए, उससे आगे हुआ कैटरपिलर तो फिर कुछ नया अंग हुआ, और वयस्क हो गया तो फिर कुछ नए अंग विकसित हो गए, समझ गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कायांतरण हो रहा है। तो अंडे से लेकर के वयस्क बनने तक या टैडपॉल से लेकर के वयस्क बनने तक की जो प्रक्रिया है, इसको हम लोग बोलते हैं कायांतरण, समझ गए। तो मेढक के अंडे में भी होता है, तितली में भी होता है, ये रेशम कीट जो होता है, रेशम का कीड़ा जिससे कि रेशम बनता है, उसमें भी होता है, समझ गए। यही है कायांतरण। ओके, अब आगे देखते हैं
क्लोनिंग को समझते हैं थोड़ा सा। क्लोनिंग में क्या होता है कि कोई एक जीव, कोई भी एक जीव, वो नर हो सकता है या फिर मादा, समझ गए, उसकी एक कोशिका, कोई एक सजीव है, या मान लो मैं ही हूँ, एक इंसान, नर हूँ मैं, मतलब कि पुरुष हूँ, लड़का हूँ, तो मेरी एक कोशिका को ले करके हूबहू उसी आकृति का एक नया मनुष्य का निर्माण कर देना, यह क्लोनिंग कहलाता है। यह प्रक्रिया जो है वो क्लोनिंग कहलाता है, समझ गए। और जो मेरे जैसा जो नया और लड़का बन जाएगा वो मेरा क्लोन होगा। क्या होगा? वो मेरा क्लोन होगा, समझ गए। तो सिर्फ एक कोशिका से हो सकता है, वो सिर्फ एक नर का हो या फिर वो मादा का हो, किसी का एक का हो सकता है, और उसी से उसका क्लोनिंग तैयार हो जाता है, समझ गए। हूबहू उसकी आकृति खड़ी हो जाती है, बन जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्लोनिंग बोलते हैं, और जो नया बन गया उसके जैसा उसको क्लोन बोला जाता है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्लोनिंग है। तो पहला क्लोन जो है वो उस भेड़ का नाम, एक भेड़ का क्लोन बनाया गया था, पहला भेड़ का क्लोन बनाया गया था, उस भेड़ का नाम था डॉली। क्या नाम था? डॉली। ये पहला क्लोन, समझ गए, ये डॉली नाम का पहला क्लोन था। अब समझते हैं थोड़ा सा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बहुत सी माताएं बहनें जो हैं वो ऐसी होती हैं जिनके गर्भाशय में के फेलोपियन ट्यूब में, मतलब कि अंडवाहिका में निषेचन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है, कई तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ऐसी महिलाएं जो हैं वो बच्चे को जन्म दे सके, इसके लिए एक उपाय क्या किया जाता है कि IVF किया जाता है। IVF मतलब हो गया, एक खर्चीला है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, समझ गए। इंग्लिश में, हिंदी में इसको बोल सकते हैं परख नली शिशु, जिसको कि ये तो प्रक्रिया है। परख नली शिशु का मतलब हो गया टेस्ट ट्यूब बेबी। परख नली शिशु, नाम इसका परख नली शिशु है, इसका मतलब ये नहीं है कि कांच की नली में बच्चे का जन्म होगा, उसमें बच्चा बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है यह प्रक्रिया का नाम है, और इस तरह से जो बच्चा बनता है उसका नाम है परख नली शिशु या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी। इसमें क्या होता है, जो नर है उसका शुक्राणु लिया, समझ गए, नर का शुक्राणु लिया, प्लस जो मादा है, माँ है, उसका अंडाणु लिया, समझ गए, और उसको दोनों को किस में लिया, तो एक टेस्ट ट्यूब में लिया, समझ गए। इस टेस्ट ट्यूब में दोनों का ले लिया, और यहाँ इसका क्या करवाया, कृत्रिम निषेचन करवाया, जानबूझ करके निषेचन करवाया, क्योंकि निषेचन नहीं हो पा रहा था माँ के गर्भ में, इसका निषेचन फर्टिलाइजेशन करवाया, और उससे क्या बन गया, जाइगोट, मतलब युग्मनज। अब ये युग्मनज जो है थोड़ा सा और इसको परिवर्धित करके, थोड़ा सा डेवलपमेंट करके, और फिर माँ के गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया, माँ के गर्भ में, क्योंकि यही प्रक्रिया नहीं हो पा रही थी माँ के गर्भ में, ये करा लिया। इसके बाद माँ के गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया, क्योंकि अभी उतनी औकात, उतनी ताकत अभी वैज्ञानिकों की नहीं हुई है कि बाहर में किसी परख नली में, टेस्ट ट्यूब में बच्चे को जो है उसमें पैदा करवा लें और उसको वहाँ पे बड़ा कराएं। आखिर सिर्फ परख नली जो शिशु होता है उसको टेस्ट ट्यूब में सिर्फ उसका निषेचन की प्रक्रिया कराई जाती है आर्टिफिशियल रूप से, बाकी का काम माँ के गर्भ में ही होता है, वहीं उसका पालन पोषण होता है, ठीक है। और ऐसे बच्चे का जो जन्म होता है, हालांकि सफलता का प्रतिशत थोड़ा कम होता है कि वो सफल होगा, लेकिन जो विश्व का जो पहला परख नली शिशु था उसका नाम था लुइस ब्राउन। क्या नाम था? लुइस ब्राउन, ठीक है, लुइस ब्राउन। और भारत में भी भारत का पहला जो है परख नली शिशु, जो शिशु था उसका नाम था, वो लेडी थी, लड़की, ठीक है, उसका नाम दुर्गा रखा गया था, समझ गए। तो भारत की पहली परख नली शिशु दुर्गा, और विश्व की
पहली परखनली शिशु लुइस ब्राउन। समझ गए? तो ये था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको कि बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब में आर्टिफिशियल रूप से, कृत्रिम रूप से डॉक्टरों के द्वारा, चिकित्सकों द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा इसका निषेचन, फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, जिससे कि जायगोट बनता है, युग्मनज। वह थोड़ा सा और उसको अनुकूलित वातावरण में रखने के बाद जब वह वृद्धि करने लगता है, मतलब उसमें कोशिका विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो उसको माँ के गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है और वहाँ पे उसका डेवलपमेंट होता है और वहाँ से फिर शिशु का जन्म होता है। हालांकि पहला जो शिशु जन्म लिया था उस समय से पहले ही जन्म ले लिया था। तो ऐसे बच्चों में देखा गया है अक्सर कि मृत्यु दर थोड़ी ज़्यादा, मैंने जल्दी वो उनकी मृत्यु हो जाती है। दुर्भाग्य है, दुखपूर्ण है। और उनका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, मतलब रोगों से लड़ने की जो ताकत होती है, जो शक्ति होती है, वो थोड़ी कम होती है, क्योंकि इनको तो आर्टिफिशियल रूप से जानबूझ के निषेचन कराया जाता है ना। यही कारण है। तो अभी इस पर शोध चल रहा है, वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में, निकट भविष्य में या दूर भविष्य में इसमें और अच्छे काम हों, ताकि जो माताओं की गोद सूनी है उन माताओं की गोद जो है वो पूरी हो सके। तो यह उनके लिए एक अच्छा दिन होगा, एक अच्छे दिन की शुरुआत होगी। तो दुआ करते हैं कि चिकित्सक लोग जो हैं वो नया नया इनोवेशन करें, कुछ और शोध करें और कुछ ऐसे तरीके ईजाद करें या इसमें और बढ़िया से कुछ ऐसी तकनीक बनाएं ताकि जो शिशु, परखनली शिशु है, उसका जो मृत्यु दर है वो घट जाए और इसकी सफलता, मतलब वो बच्चा जन्म ले सके इस धरती पर, एक जो नेचुरल लाइफ है वो अच्छे से, जितना दिन तक उसको जीना चाहिए उतना दिन तक जी सके, ऐसा कुछ हो सके। इसके लिए हम लोग शुभकामनाएं देते हैं, हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा हो सके। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। और यदि आपको अच्छा लगा तो फिर कमेंट करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब बटन को दबा करके, जो कि लाल वाला है, वो बिल्कुल फ्री है, उसमें पैसे नहीं लगेंगे, और ऑल बटन को दबा देना है जो कि नोटिफिकेशन का है। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिस मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, वंदे मातरम, जय हिंद।